7वीं सदी के मध्य में अरब प्रायद्वीप से एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस्लाम का उदय सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं था, यह एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। और जब अरब सेनाएं ईरान के ससनिड साम्राज्य को ध्वस्त करके पूर्व की तरफ बढ़ीं, तो उनके सामने वो जमीन थी जिसे वो खुरासान कहते थे, यानी जहां से सूरज उगता है। यही खुरासान आज का अफगानिस्तान, ईरान का पूर्वी हिस्सा और मध्य एशिया का कुछ भाग था। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, जो अक्सर इतिहास की किताबों में सरल करके छोड़ दी जाती है। अरब विजय एक दिन में नहीं हुई। यह एक धीमी, जटिल और कभी कभी उलटी दिशा में जाने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें युद्ध भी था, समझौते भी थे और व्यापार भी। पहली अरब सेनाएं 7वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में पहुंची। उमय्याद कालिफेट के सेनापतियों ने हेरात और बल्ख की तरफ कदम बढ़ाए। शुरुआती जीतें हुईं, कुछ शहर खुल गए, कुछ ने कर देकर समझौता किया। लेकिन जैसे ही अरब सेनाएं वापस जाती थीं, स्थानीय शासक फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था में लौट जाते थे। यह पैटर्न दशकों तक चला और इसी बीच वो हुआ जिसकी शायद अरब सेनापतियों को उम्मीद नहीं थी। काबुल और उसके आसपास के क्षेत्र में एक राजवंश शासन कर रहा था, कबुल शाही। ये वही हिंदू शाही राजा थे जिनके सिक्कों पर देवताओं की छवियां थीं। इन्होंने अरब आक्रमणों का इस तरह सामना किया कि खुद उमय्यद कालिफेट के इतिहासकारों ने इसे दर्ज किया। काबुल के एक शासक को अरबों ने काबुल शाह कहा और उसके साथ बार बार युद्ध हुए, बार बार संधियां टूटी। दक्षिण में जाबुलिस्तान, यानी आज के जाबुल और कंधार का इलाका, में एक और राजवंश था जिसे जुनबिल कहते थे। ये भी पारसी और हिंदू परंपराओं के मिश्रण से बने थे। जुनबिल शासकों ने अरबों को लगभग 150 साल तक रोके रखा। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसी दौर में अरब सेनाएं स्पेन तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन काबुल और जाबुलिस्तान में वो अटकी रहीं। तो सवाल उठता है, इस्लाम यहां फैला कैसे? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना अक्सर बताया जाता है। 8वीं सदी में अब्बासिड कैलिफेट का उदय हुआ, उमय्यद्स की जगह। अब्बासिड्स का केंद्र बगदाद में था और उनकी नीति कुछ अलग थी। उन्होंने सिर्फ तलवार पर भरोसा नहीं किया। स्थानीय शासकों को अगर वो इस्लाम कबूल करें तो सत्ता में बनाए रखने का विकल्प दिया गया। व्यापारी जो सिल्क रोड पर चलते थे, अपने साथ सिर्फ माल नहीं लाते थे, वो अपनी आस्था, अपनी भाषा, अपने रिवाज भी लाते थे। और सूफी, इस्लाम के भीतर वो आध्यात्मिक धारा जो प्रेम, संगीत और व्यक्तिगत ईश्वर अनुभव पर जोर देती है, वो भी धीरे धीरे इस जमीन पर आने लगे। सूफियों का असर शायद सबसे गहरा रहा। अफगानिस्तान की जनता, जो पहले से ही पारसी और बौद्ध आध्यात्मिकता से परिचित थी, के लिए सूफी संदेश अपरिचित नहीं लगा। ईश्वर से सीधा संबंध, भक्ति का मार्ग, संगीत और कविता के जरिए आत्मा की तलाश, ये विचार यहां की मिट्टी में पहले से मौजूद थे, बस एक नए रूप में आए। इसीलिए अफगानिस्तान में इस्लाम का जो रूप विकसित हुआ, वो अरब प्रायद्वीप के इस्लाम से कई मायनों में अलग था। उसमें स्थानीय रंग थे, ये स्थानीय परंपराएं थीं। 9वीं सदी तक आते आते खुरासान में इस्लाम एक डोमिनेंट धर्म बन चुका था। लेकिन यह कन्वर्जन एक रेखीय नहीं था। कई इलाकों में पुराने धर्मों के अवशेष बचे रहे। कुछ जगहों पर बौद्ध मठ सदियों तक चलते रहे। पारसी परंपराएं नौवरूज जैसे त्योहारों में जीवित रहीं और आज भी अफगानिस्तान में नौवरूज मनाया जाता है, भले ही तालिबान ने इसे कई बार रोकने की कोशिश की हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात हुई, भाषा। अरबी इस्लाम की धार्मिक भाषा बनी, लेकिन इस क्षेत्र की प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा फारसी रही। अब्बासिड दरबार में भी फारसी का प्रभाव था, क्योंकि कई प्रमुख अब्बासिड अधिकारी और विद्वान ईरानी और मध्य एशियाई मूल के थे। खुरासान से निकले विद्वानों ने इस्लामी ज्ञान की नींव रखी। इमाम बुखारी, जिनकी हदीस संकलन सहीह अल बुखारी आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र ग्रंथ है, का जन्म बुखारा में हुआ था,
जो इसी खुरासानी सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा था। समनिड्स ने जो जमीन तैयार की थी, उस पर एक ऐसा पेड़ उगा जिसकी छाया दिल्ली तक पहुंची। 10वीं सदी के अंत में गजनी, आज के अफगानिस्तान का एक पहाड़ी शहर, काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक छोटे से तुर्क गवर्नर की राजधानी था। उस गवर्नर का नाम था सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद। महमूद गजनवी का नाम भारत में आमतौर पर एक ही संदर्भ में आता है, सोमनाथ मंदिर पर हमला। लेकिन यह एक अधूरी तस्वीर है और अधूरी तस्वीरें इतिहास को गलत समझाती हैं। महमूद गजनवी ने सन 998 में सत्ता संभाली। उसने समानिड्स को हराकर खुरासान पर नियंत्रण किया, फिर मध्य एशिया में अपनी सीमाएं बढ़ाईं। उसका साम्राज्य ईरान के खुरासान से लेकर पंजाब तक फैला और यह सब उसने अपने जीवन काल में किया। 17 बार भारत पर अभियान, यह संख्या इतिहासकार दर्ज करते हैं। लेकिन महमूद का असली प्रोजेक्ट भारत को जीतना नहीं था। वो एक स्थायी साम्राज्य नहीं बना रहा था भारत में। वो संसाधन ला रहा था, धन, हाथी, कारीगर, और वो संसाधन एक काम के लिए थे, गजनी को दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाना। और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा। महमूद के दरबार में जो नाम जमा हुए, वो किसी भी साम्राज्य के लिए गर्व की बात होते। अलबरूनी, जिनका पूरा नाम अब्बू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी था, शायद उस युग के सबसे बड़े बहुज्ज थे। उन्होंने संस्कृत सीखी, भारत की यात्रा की और किताब उल हिंद लिखी। भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित और समाज का ऐसा विश्लेषण जो आज भी स्कॉलर्स के लिए रेफरेंस है। यह काम किसी विजेता की सोच से नहीं उपजा। यह एक जिज्ञासु बुद्धि की देन थी, जिसे एक ऐसे दरबार ने पाला जो ज्ञान की कद्र करता था। फिर थे फिरदौसी, शाहनामा के रचयिता, फारसी महाकाव्य का वो शिखर जो आज भी ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में उतनी ही श्रद्धा से पढ़ा जाता है। हालांकि महमूद और फिरदौसी के बीच संबंध जटिल रहे। किंवदंती है कि महमूद ने शाहनामा के लिए प्रॉमिस्ड इनाम नहीं दिया और फिरदौसी नाराज होकर चले गए। यह कहानी सच हो या ना हो, लेकिन यह बताती है कि उस दरबार में कला और संरक्षण के बीच का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं था। गजनी में महमूद ने मस्जिदें बनवाई, मदरसे खोले और एक भव्य जामा मस्जिद बनवाई जिसे दुल्हन की मस्जिद कहा जाता था। शहर में पानी की व्यवस्था थी, बाजार थे, नौकारवांसराय थे। ये वो गजनी था जिसे देखने और जानने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन महमूद के बाद गजनविद डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उसी कमजोरी में अफगानिस्तान के एक और हिस्से से एक नई ताकत उभरी, गौर। गौर एक पहाड़ी क्षेत्र है आज के मध्य अफगानिस्तान में, जो लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। घुरिद शासक पहले गजनविद्स के अधीन थे, लेकिन 12वीं सदी में उन्होंने बगावत की और धीरे धीरे न सिर्फ गजनविद्स को बल्कि पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। सन 1166 में गजनविद राजधानी गजनी को घुरिद्स ने जला दिया। और यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह एक युग का अंत था। घुरिद्स का सबसे बड़ा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें इतिहास में मोहम्मद ऑफ गौर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की तरफ अभियान किए और सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। यह जीत दिल्ली सल्तनत की नींव बनी, यानी भारत में जो मुस्लिम शासन की परंपरा सदियों तक चली, उसकी जड़ें अफगानिस्तान के गौर पहाड़ों में थीं। लेकिन घुरिद्स की कहानी भी लंबी नहीं रही। 13वीं सदी की शुरुआत में घुरिद्स आपसी संघर्ष और बाहरी दबाव में टूटने लगे। उनके बाद हेरात में ख्वारज़मियान एम्पायर का प्रभाव बढ़ा और यही ख्वारज़मियान एम्पायर एक ऐसी गलती करने वाली थी जिसने इस पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल दी। ख्वारज़मियान शासक सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद II, जो अपनी ताकत के घमंड में था, ने चंगेज खान के एक व्यापारिक काफिले को लूटा और उसके दूतों को मार डाला। ख्वारज़मियान सुल्तान ने जो गलती की थी, उसका जवाब आया, लेकिन जवाब की कोई भाषा नहीं थी। सन 1219 में चंगेज खान ने अपनी सेना के साथ पश्चिम की तरफ रुख किया। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था,
मंगोल सेना उस द्वार की सबसे अनुशासित, सबसे तेज और सबसे निर्मम लड़ाकू ताकत थी। उनकी रणनीति सरल थी। जो शहर बिना लड़े झुक जाए उसे बख्शो, जो प्रतिरोध करे उसे मिटा दो। और मिटाने का मतलब वो बहुत शाब्दिक रूप से लेते थे। बल्ख, वो शहर जिसे शहरों की मां कहा जाता था, जहां रूमी पैदा हुए थे, जो सिल्क रोड का एक स्तंभ था, सबसे पहले गिरा। कुछ स्रोत कहते हैं कि बल्ख ने बिना लड़े आत्मसमर्पण किया। फिर भी चंगेज की सेना ने शहर को तबाह किया, जनसंख्या को मारा और इमारतों को जमीन पर मिला दिया। यह फैसला शायद इसलिए किया गया ताकि आगे कोई और शहर प्रतिरोध की हिम्मत न करे। संदेश साफ था, हंगबोगदो रक्षा नहीं करता। फिर मंगोल सेना ने हेरात की तरफ रुख किया। हेरात उस वक्त एक समृद्ध शहर था। बाजार, मस्जिदें, यूं कारखाने, विद्वान। पहले हमले में शहर ने समर्पण किया और बच गया। लेकिन जब मंगोल सेना आगे बढ़ी तो हेरात के लोगों ने विद्रोह किया और मंगोल गवर्नर को मार डाला। यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चंगेज के बेटे तोलुई ने वापस लौटकर हेरात को इस तरह तबाह किया कि एक फारसी इतिहासकार ने लिखा, शहर में सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां बची, इंसान नहीं। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि हेरात की जनसंख्या उस विनाश के बाद एक पीढ़ी तक नहीं उभर पाई। निशापुर, जो खुरासान का एक और बड़ा शहर था, की कहानी और भी भयावह है। वहां मंगोलों के एक दामाद की लड़ाई में मृत्यु हो गई। बदले में पूरे शहर की आबादी को खत्म करने का आदेश दिया गया। कहा जाता है कि मरे हुओं के सिरों के अलग अलग ढेर लगाए गए, मर्द, औरत, बच्चे। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ हिंसा की सूची नहीं है। असली सवाल यह है, इस तबाही का दीर्घकालिक असर क्या था? और यहां एक ऐसी बात है जो अक्सर नहीं बताई जाती। अफगानिस्तान की कृषि व्यवस्था सदियों में बनी थी। यहां की जमीन नेचुरली उपजाऊ नहीं है, पानी कम है, पहाड़ ज्यादा हैं। इसलिए यहां के लोगों ने एक अद्भुत सिंचाई प्रणाली विकसित की थी, जिसे कारिज या कनात कहते हैं। यह भूमिगत नहरों का एक जाल था, पहाड़ों के नीचे से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाने की तकनीक। इसे बनाने में पीढ़ियों की मेहनत लगी थी। मंगोलों ने इस व्यवस्था को जानबूझकर या अनजाने में दोनों तरह नष्ट कर दिया। जब कारिज टूटे तो खेत सूख गए। जब खेत सूखे तो आबादी भूखी हुई। जब आबादी भूखी हुई तो जो लोग हमले में बचे थे, वो भी मरने लगे। यह सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने डायरेक्ट मिलिट्री लॉसेस से ज्यादा नुकसान किया। बल्ख को पूरी तरह आबाद होने में लगभग 100 साल लगे। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व मंगोल आक्रमण से पहले के स्तर तक पहुंचने में 200 साल लगे। यह सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, यह एक पूरी सभ्यता के इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश था। चंगेज खान सन 1227 में मर गया। उसके बाद उसका साम्राज्य उसके बेटों और पोतों में बंट गया। अफगानिस्तान का क्षेत्र चागताई खनाते और इलखनाटे के बीच विभाजित रहा, और यह विभाजन भी अस्थिरता का कारण बना। लेकिन इतिहास में एक अजीब पैटर्न होता है। जो लोग सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं, उनके वारिस अक्सर उसी संस्कृति के दीवाने हो जाते हैं जिसे उन्होंने तबाह किया था। मंगोलों के साथ भी यही हुआ। अगली पीढ़ी के मंगोल शासकों ने इस्लाम कबूल किया, फारसी सीखी और खुद को उसी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा मानने लगे जिसे उनके दादा परदादा ने जलाया था। इलखनाट के शासक गाजान खान ने 13वीं सदी के अंत में इस्लाम अपनाया और हेरात के पुनर्निर्माण में योगदान दिया। तैमूर लंग सन 1405 में मरा, चीन पर अभियान की तैयारी करते हुए। उसके पीछे एक विशाल साम्राज्य था, 4 बेटे थे, और एक ऐसा सवाल था जो हर बड़े साम्राज्य के बाद उठता है, अब क्या? तैमूर के बेटों और पोतों ने आपस में लड़ाई की, साम्राज्य के टुकड़े किए, और फिर धीरे धीरे एक व्यवस्था बनी। खुरासान और हेरात का हिस्सा तैमूर के बेटे शाहरुख के पास गया, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे इतिहासकार तिमुरिड रेनेसांस कहते हैं। शाहरुख ने हेरात को अपनी राजधानी बनाया, और जो उसने वहां किया वो उसके पिता की विरासत से बिल्कुल अलग था। शाहरुख एक बिल्डर था, विचारों का, इमारतों का, विश्को और संस्थाओं का। उसकी पत्नी गौहर शाद
जिनका नाम इतिहास में उतना नहीं आता जितना आना चाहिए, ने हेरात में एक ऐसा मस्जिद मदरसा परिसर बनवाया जो उस युग की सबसे भव्य इमारतों में था। गौहरशाद मस्जिद आज भी मशहद, ईरान में खड़ी है और हेरात में उनके द्वारा बनवाए गए मदरसे के अवशेष आज भी दिखते हैं। एक महिला शासक जिसने पत्थरों में अपनी पहचान छोड़ी, यह टिमुरिड युग की एक खास बात थी। लेकिन असली सांस्कृतिक विस्फोट हुआ शाहरुख के बेटे उल्लुग बेग के समय में, और फिर उससे भी आगे हुसैन बायकरा के शासन में। उलुग बेग समरकंद में था, लेकिन उसकी कहानी यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टिमुरिड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का प्रतीक था। वो एक खगोल शास्त्री था, शासक कम और वैज्ञानिक ज्यादा। उसने समरकंद में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई और तारों की ऐसी सटीक पोजीशन टेबल बनाई जिसे यूरोपीय वैज्ञानिकों ने 150 साल बाद टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया। यह उस दौर की बात है जब यूरोप अभी रेनेसांस की दहलीज पर था। और हेरात 15वीं सदी के उत्तरार्ध में सुल्तान हुसैन बायकरा के अधीन अपने एब्सोल्यूट पीक पर था। हुसैन बायकरा खुद एक कवि था, फारसी में लिखता था, संगीत का शौकीन था और उसका दरबार उस युग के सबसे प्रतिभाशाली लोगों का केंद्र था। उनमें सबसे बड़ा नाम था अली शेर नवाई। नवाई को समझना जरूरी है। अली शेर नवाई सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक भाषाई क्रांतिकारी थे। उस दौर में दरबारी साहित्य की भाषा फारसी थी। तुर्की, जो मध्य एशिया के लोगों की मातृभाषा थी, को साहित्य के लायक नहीं समझा जाता था। नवाई ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने चगताई तुर्की में लिखा और इतनी खूबसूरती से लिखा कि आज उज्बेकिस्तान उन्हें अपना राष्ट्रीय कवि मानता है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें तर्क दिया कि तुर्की भाषा फारसी से किसी भी तरह कमतर नहीं है, बल्कि कुछ भावों को व्यक्त करने में वो बेहतर है। यह सिर्फ साहित्यिक बहस नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास का बयान था। नवाई हुसैन बायकरा के बचपन के दोस्त थे और जीवन भर उनके दरबार में रहे। उन्होंने कविता के अलावा संगीत, चित्रकला और वास्तुकला को भी संरक्षण दिया। हेरात में उनके समय में जो मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा विकसित हुई, वो बाद में मुगल चित्रकला की नींव बनी। कमालुद्दीन बेहजाद, जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है, इसी दौर के हेरात के चित्रकार थे। उनकी मिनिएचर्स में इंसानी भावनाओं की जो डेप्थ है, रंगों का जो संयोजन है, वो उस युग की किसी भी कला परंपरा से तुलनीय था। यह हेरात था 15वीं सदी के अंत में। एक ऐसा शहर जहां एक ही गली में कवि, वैज्ञानिक, चित्रकार और संगीतकार मिलते थे। और इसी माहौल में एक नौजवान बड़ा हो रहा था। उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। बाबर तिमुरिड खून से था, तैमूर का सीधा वंशज और मां की तरफ से चंगेज खान का भी। वो फरगना, आज के उज्बेकिस्तान में, का राजकुमार था। लेकिन किशोरावस्था में ही उसने अपना राज्य खो दिया। समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, 2 बार, दोनों बार नाकाम रहा। उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने उसे बार बार हराया। बाबर एक ऐसा शख्स था जिसके पास सब कुछ था, नाम, खून, प्रतिभा, लेकिन जमीन नहीं थी। सन 1504 में जब वो 21 साल का था, उसने काबुल पर कब्जा किया और काबुल ने उसे बदल दिया। बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा, जो चगताई तुर्की में लिखी गई और जिसे विश्व साहित्य की पहली सच्ची आत्मकथाओं में माना जाता है, में काबुल के बारे में उनके शब्द पढ़िए तो एक अजीब कोमलता मिलती है। वो काबुल के मौसम का वर्णन करते हैं, फलों का, अनार, अंगूर, खूबानी, पहाड़ों का, बाजारों का, एक ऐसे इंसान की तरह जिसे आखिरकार घर मिला हो। काबुल से उसने भारत पर नजर डाली। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली, आगरा सब उसके हो गए। बाबर काबुल से गया और दिल्ली बनाया, लेकिन काबुल खाली नहीं रहा। अगली 2 सदियों में अफगानिस्तान का क्षेत्र 2 बड़ी ताकतों के बीच पिसता रहा। पूर्व में मुगल साम्राज्य और पश्चिम में सफावी ईरान। कंधार इस खींचतान का केंद्र था, वो शहर
जो दोनों साम्राज्यों के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि 17वीं सदी में मुगलों और सफावियों के बीच कंधार को लेकर कम से कम 7 बार युद्ध हुए। शहर कभी इधर कभी उधर, लेकिन अफगान जनता किसी की नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इन 2 सदियों में अफगान कबीले पश्तून, ताजिक, हजारा, ये उज्बेक अपनी अपनी परंपराओं में जीते रहे। कोई केंद्रीय अफगान सत्ता नहीं थी, कोई एक राजधानी नहीं थी। कबीले अपने सरदारों के अधीन थे, सरदार अपनी परंपराओं के अधीन थे, और इन परंपराओं में सबसे मजबूत थी पश्तून वाली। पश्तून वाली एक अलिखित आचार संहिता है जो पश्तून जनजातियों के जीवन को नियंत्रित करती है। मेल मस्तिया यानी मेहमान नवाजी, जो इतनी पवित्र है कि दुश्मन को भी छत और खाना देना जरूरी है। नन्हा वातई यानी शरण देना, जिसे मना करना बेइज्जती है। बदल यानी बदला, खा जो पीढ़ियों तक चल सकता है। और जिरगा यानी बुजुर्गों की सभा जो फैसले करती है। यह व्यवस्था किसी राजा की मोहताज नहीं थी, और इसीलिए बाहरी ताकतें यहां टिक नहीं पाती थीं, क्योंकि राजा को हराने से कबीला नहीं हारता। 18वीं सदी की शुरुआत में सफावी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक पश्तून सरदार मीर वैस होतक ने कंधार में विद्रोह किया और सन 1709 में सफावी गवर्नर को मार डाला। यह पहली बार था जब किसी अफगान ने एक बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दी और जीता। उनके बेटे महमूद होतक ने आगे बढ़कर सन 1722 में इस्फहान, सफावी साम्राज्य की राजधानी, पर कब्जा कर लिया। लेकिन होतक साम्राज्य टिका नहीं। आपसी संघर्ष, ईरानी प्रतिरोध और नादिर शाह, ईरान के एक नए शक्तिशाली शासक के उदय ने होतकों को जल्दी ही खत्म कर दिया। नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, यह दिल्ली पर भी हमला किया और मयूर सिंहासन उठा ले गया। लेकिन नादिर शाह की कहानी का अंत अचानक आया। सन 1747 में नादिर शाह की उनके अपने अफसरों ने हत्या कर दी, और उसी रात या उसके कुछ दिनों बाद अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया। कंधार के पास एक जगह है जिसे शेर सुर्ख यानी लाल किला कहते हैं। वहां पश्तून सरदारों की एक महाजिरगा बुलाई गई। 9 दिन तक चली यह सभा, और इस सभा ने एक फैसला किया जिसने इतिहास बदल दिया। अहमद खान अब्दाली को अफगानिस्तान का शासक चुना गया। अहमद खान अब्दाली उस वक्त केवल 25 साल के थे। नादिर शाह की सेना में एक काबिल अफसर थे। अब्दाली कबीले के थे जो बाद में दुर्रानी कहलाए। उनके पास न तो सबसे बड़ी सेना थी, न सबसे ज्यादा दौलत। लेकिन जिरगा ने उन्हें चुना, और यह चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। किंवदंती है कि जब सरदारों में सहमति नहीं बन रही थी, तो एक बुजुर्ग धार्मिक विद्वान सबरी बाबा ने गेहूं की एक बाली अहमद खान के सिर पर रखी और कहा, यही हमारा बादशाह है। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, यह एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थी जो धर्म, परंपरा और जनजातीय सहमति से मिली थी, तीनों एक साथ। अहमद शाह दुर्रानी ने जो साम्राज्य बनाया वो अपने चरम पर आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के पूर्वी हिस्से और भारत के पंजाब, सिंध और कश्मीर तक फैला था। यह उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, लेकिन उनकी सबसे यादगार जीत भारत में हुई। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक तरफ अहमद शाह दुर्रानी और उनके अफगान रोहिल्ला गठबंधन, दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी हिंदू ताकत था और दिल्ली पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। यह लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी, यह 18वीं सदी के भारत के भविष्य की लड़ाई थी। मराठा इस लड़ाई में बुरी तरह हारे। उनके 2 प्रमुख सेनापति विश्वासराव पेशवा और सदाशिवराव भाऊ मारे गए। मराठा साम्राज्य इस हार से कभी पूरी तरह नहीं उभरा, और इस जीत ने अहमद शाह दुर्रानी को अहमद शाह बाबा यानी अफगान राष्ट्र के पिता का दर्जा दिला दिया। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। उन्होंने भारत को जीतकर भी वहां रहने की कोशिश नहीं की। वो कंधार लौट आए, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट भारत को जीतना नहीं था, अफगानिस्तान को एक करना था। 2 साम्राज्य, 2 दिशाएं,
हम और बीच में एक ऐसी जमीन जिसे दोनों चाहते थे, लेकिन सीधे लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 19वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। ताशकंद, समरकंद, बुखारा एक एक करके रूसी नियंत्रण में आ रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सिंध जीत लिया, पंजाब जीत लिया और अब उनकी नजर उत्तर पश्चिम की तरफ थी। दोनों के बीच अफगानिस्तान था। ब्रिटिश रणनीतिकारों को डर था कि अगर रूस अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर ले तो भारत तक उसकी पहुंच हो जाएगी। रूसियों को लगता था कि ब्रिटिश भारत से उनके मध्य एशियाई हितों को खतरा है। इस आपसी संदेह को इतिहासकार आर्थर कोनोली ने एक नाम दिया, द ग्रेट गेम, और यह नाम रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों से होता हुआ इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन अफगानिस्तान इस खेल का मैदान था, खिलाड़ी नहीं। पहली एंग्लो अफगान वॉर सन 1839 में शुरू हुई। उस वक्त काबुल में दोस्त मोहम्मद खान का शासन था, एक केपेबल शासक जो अफगानिस्तान को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश उससे एक ट्रीटी चाहते थे जो रूसी प्रभाव को रोके। दोस्त मोहम्मद ने शर्तें रखीं। उसे कंधार और पेशावर वापस चाहिए थे जो सिखों ने ले लिए थे। ब्रिटिश ने इनकार किया और फिर ब्रिटिश ने एक ऐसा फैसला किया जिसे उनके अपने अफसरों ने भी गलत माना। उन्होंने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को, जो दुरानी डायनेस्टी का एक पुराना ब्रिटिश समर्थित शासक था, काबुल की गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। सन 1839 में ब्रिटिश भारतीय सेना लगभग 21,000 लड़ाकू और 60,000 से ज्यादा कैंप फॉलोअर्स ने काबुल की तरफ मार्च किया। शुरुआत में सब ठीक लगा। काबुल पर कब्जा हुआ, शाह शुजा को गद्दी मिली। ब्रिटिश अफसर काबुल में आराम से रहने लगे। कुछ ने अपने परिवार भी बुला लिए। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अफगान जनता ने शाह शुजा को कभी स्वीकार नहीं किया। वो एक विदेशी ताकत का पपेट था, यह बात हर कबीले को पता थी। सन 1841 के अंत में काबुल में विद्रोह भड़का। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट सर अलेक्जेंडर बर्न्स को उनके घर में मार दिया गया। ब्रिटिश नेतृत्व घबरा गया। बातचीत हुई, समझौता हुआ और जनवरी सन 1842 में लगभग 16,000 लोगों का काफिला काबुल से जलालाबाद की तरफ निकला। ब्रिटिश सैनिक, भारतीय सिपाही और उनके परिवार। जो हुआ वो इतिहास की सबसे भयावह सैन्य तबाहियों में से एक है। पहाड़ी दर्रों में कड़ाके की ठंड थी, जनवरी का महीना, बर्फ और हर तरफ अफगान लड़ाके। रास्ते में हमले हुए, लोग मरते गए, भागते गए। 150 किलोमीटर का रास्ता एक हफ्ते तक चला। जलालाबाद पहुंचा सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर विलियम ब्राइडन। घायल, थका हुआ, टूटा हुआ। बाकी सब मर गए या कैद हो गए। यह खबर जब लंदन पहुंची तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सदमा था। इतनी बड़ी, इतनी कंप्लीट हार किसी ने सोची नहीं थी। ब्रिटिश ने बाद में एक रिट्रीब्यूशन आर्मी भेजी, काबुल का बाजार जलाया और वापस चले गए। दोस्त मोहम्मद को रिहा किया और फिर से काबुल का शासक मान लिया। यानी जो पहले था वही हो गया। लेकिन बीच में हजारों लोग मर गए। दूसरी एंग्लो अफगान वॉर सन 1878 में हुई। इस बार ब्रिटिश ज्यादा तैयार थे और उन्होंने अफगान अमीर शेर अली खान को हराया। काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, यानी एक डिप्लोमेटिक एजेंट जो असल में अफगान विदेश नीति को कंट्रोल करता था। लेकिन सितंबर सन 1879 में काबुल में फिर विद्रोह हुआ और ब्रिटिश रेजिडेंट सर लुइस कावान्यारी और उनके पूरे दल को मार दिया गया। फिर युद्ध, फिर सेटलमेंट। इस बार एक नया अमीर अब्दुर्रहमान खान ब्रिटिश समर्थन से गद्दी पर बैठा। समझौता यह था कि अफगानिस्तान की आंतरिक नीति उसकी अपनी होगी, लेकिन विदेश नीति ब्रिटिश तय करेंगे। अफगानिस्तान टेक्निकली स्वतंत्र था, लेकिन प्रैक्टिकली एक बफर स्टेट। और इसी दौरान हुई वो घटना जिसके निशान आज भी खून बहाते हैं। सन 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमैट सर मॉर्टिमर ड्यूरांड और अफगान अमीर अब्दुर्रहमान खान के बीच एक रेखा खींची गई, डुरांड लाइन। यह रेखा अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा थी।
लेकिन इसे खींचते वक्त न कबीलों से पूछा गया, यूं न जमीन की भाषा समझी गई। पश्तून कबीले, जो सदियों से एक इकाई थे, इस रेखा से दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत और बाद में पाकिस्तान। यह रेखा आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े विवादों में से एक है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। अफगानिस्तान ने आज तक इसे फॉर्मली स्वीकार नहीं किया। आजादी मिली, लेकिन सवाल यह था कि इस आजादी का करें क्या। अमानुल्लाह खान के पास एक विजन था, और वो विजन उस दौर के किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी देश के शासक से कम एम्बिशियस नहीं था। तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क आधुनिकीकरण कर रहे थे, ईरान में रजा शाह बदलाव ला रहे थे, और अमानुल्लाह चाहते थे कि अफगानिस्तान भी इस कतार में खड़ा हो। सन 1919 से 1929 तक उनका शासन रहा। इन 10 सालों में उन्होंने जो किया उसकी लिस्ट देखिए। लड़कियों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य नहीं रहा, दास्ता को फॉर्मली एबॉलिश किया, एक सेक्युलर लीगल सिस्टम बनाने की कोशिश की, यूरोपीय देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाए, सोवियत संघ से भी, फ्रांस से भी, जर्मनी से भी। काबुल में एक को एजुकेशनल लाइसेंस खोला और सन 1928 में अपनी पत्नी रानी सोरिया के साथ यूरोप का दौरा किया, जहां रानी ने बिना पर्दे के तस्वीरें खिंचवाईं और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। यह तस्वीरें अफगानिस्तान में वापस पहुंची और आग लग गई। ग्रामीण अफगानिस्तान के लिए यह सब बहुत तेज, बहुत अचानक था। मुल्लाओं ने फतवे जारी किए, कबीलों ने विद्रोह किया, और एक डाकू सरदार हबीबुल्लाह कलकानी, जिसे लोग बच्चा ए सक्काओ यानी पानी भरने वाले का बेटा कहते थे, ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अमानुल्लाह को देश छोड़ना पड़ा। वो इटली चले गए और वहीं सन 1960 में मरे, अपने देश से दूर, अपने सपने अधूरे छोड़कर। यह अफगानिस्तान के इतिहास का एक रिकरिंग पैटर्न है। बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो टेंशन है जो आधुनिकता और परंपरा के बीच है। हबीबुल्लाह कलकानी का शासन 9 महीने चला। फिर नादिर खान, एक पश्तून सैन्य नेता, ने उसे हराया और गद्दी ली। नादिर शाह ने अमानुल्लाह के कुछ सुधार वापस लिए, कुछ को धीमा किया और एक ज्यादा कंजर्वेटिव रास्ता अपनाया। सन 1933 में उनकी हत्या हो गई। एक छात्र ने गोली मारी। उनके बाद उनका 19 साल का बेटा गद्दी पर बैठा, मोहम्मद जाहिर शाह। जाहिर शाह का शासन 40 साल चला, सन 1933 से सन 1973 तक, और यह 40 साल अफगानिस्तान के आधुनिक इतिहास में सबसे लंबा स्टेबल पीरियड है। यह स्टेबिलिटी कैसी थी, यह समझना जरूरी है। शुरुआती 2 दशकों में जाहिर शाह के चाचाओं ने असल सत्ता संभाली। वो खुद रिलेटिवली पैसिव रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई। सन 1962 में उन्होंने एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जो सन 1964 में लागू हुआ। इस संविधान ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव रखी, प्रेस की आजादी, पॉलिटिकल पार्टीज को अनुमति, महिलाओं को वोट का अधिकार। यह वो दौर था जब काबुल एक ऐसा शहर था जिसकी कल्पना आज के संदर्भ में लगभग असंभव लगती है। काबुल विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। शहर में सिनेमा घर थे जहां हिंदी फिल्में लगती थीं। राज कपूर और नरगिस अफगान दर्शकों में उतने ही लोकप्रिय थे जितने भारत में। काबुल के बाजारों में पश्चिमी कपड़े मिलते थे। महिलाएं सरकारी दफ्तरों में काम करती थीं। पश्चिमी बैकपैकर्स अफगानिस्तान को अपनी हिप्पी ट्रेल का हिस्सा मानते थे। काबुल से बामियान, बामियान से बंधे अमीर की नीली झीलें। यह कोई यूरोपीय शहर नहीं था, यह अफगानिस्तान ही था। पश्तून वाली भी थी, जिरगा भी था, कबीलाई व्यवस्था भी थी। लेकिन शहरी काबुल में एक ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी थी जो आज के संदर्भ में क्रांतिकारी लगती है। ग्रामीण अफगानिस्तान इस तस्वीर से बहुत अलग था, और यही टेंशन शहर और गांव के बीच, एलीट और कबीले के बीच, यंग सेक्युलर और रिलीजियस के बीच, वो फॉल्ट लाइन थी जो जाहिर शाह के शासन में दबी रही लेकिन खत्म नहीं हुई। कोल्ड वॉर ने एक नई कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ी। अफगानिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई।
न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह सोवियत संघ के साथ। दोनों से मदद ली। अमेरिका ने हेलमंड वैली का एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट फंड किया। सोवियत संघ ने सड़कें बनाई, सलंग टनल बनाई जो उत्तर और दक्षिण अफगानिस्तान को जोड़ती है, और अफगान सेना को ट्रेन किया। यह दोनों तरफ से दोस्ती एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था। सोवियत ट्रेंड अफगान अफसर और अधिकारी सोवियत आइडियोलॉजी के भी संपर्क में आए। काबुल विश्वविद्यालय में वामपंथी विचारों की एक पूरी पीढ़ी पल रही थी। PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की नींव सन 1965 में रखी गई, और उसी विश्वविद्यालय के दूसरे कोने में इस्लामिस्ट विचारों की भी एक पीढ़ी तैयार हो रही थी, जिसमें बाद के मुजाहिदीन नेता शामिल थे। जाहिर शाह इन दोनों धाराओं को संभाल नहीं पाए। सन 1973 में जब वो इटली में इलाज के लिए गए हुए थे, उनके चचेरे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान ने बिना खून बहाए कूप किया। राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र की घोषणा हुई। जाहिर शाह ने इटली से ही एब्डिकेशन की घोषणा की। वो रोम में रहे सन 2002 तक। जब वो वापस अफगानिस्तान लौटे, उनकी वापसी एक अलग कहानी है। दाऊद खान ने जो आग जलाई थी, उसी आग में वो खुद जल गए। अप्रैल सन 1978 काबुल में एक वामपंथी नेता की हत्या हुई, मीर अकबर खैबर। उनके जनाजे में हजारों लोग निकले, नारे लगे, सरकार विरोधी भावना उफान पर थी। दाऊद खान घबराए और उन्होंने PDPA के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह उनकी आखिरी गलती थी। PDPA के भीतर सेना में गहरी पैठ थी, सोवियत ट्रेंड अफसरों की एक पूरी पीढ़ी जो वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रही थी। गिरफ्तारी के आदेश के चंद घंटों के भीतर सेना के टैंक्स काबुल की सड़कों पर थे। राष्ट्रपति भवन, अर्ग पर हमला हुआ। दाऊद खान ने आत्मसमर्पण से इनकार किया और लड़ते हुए मारे गए, उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ। इस कूप को सौर रिवॉल्यूशन कहा गया। सौर अफगान कैलेंडर का महीना है, ये जो अप्रैल मई में पड़ता है। PDPA की सत्ता आई। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, जो इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। PDPA एक पार्टी नहीं थी, दो पार्टियां थीं जो एक नाम के नीचे थीं। खल्क यानी जनता और परचम यानी झंडा। दोनों मार्क्सिस्ट थे, दोनों सोवियत समर्थक थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि यह नफरत आइडियोलॉजी से ज्यादा बड़ी थी। खल्क ज्यादातर पश्तून ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, परचम अपेक्षाकृत शहरी फारसी भाषी। दोनों के बीच का यह कल्चरल और वर्गीय अंतर एक वैचारिक दरार बन गया था। पहले नूर मोहम्मद तराकी, खल्क नेता, राष्ट्रपति बने। परचाम नेताओं को विदेश में एम्बेसडर बनाकर भेज दिया गया, यानी इफेक्टिवली निर्वासित किया गया। इनमें बाबरक कारमल भी थे, जिनकी कहानी बाद में आएगी। तराकी सरकार ने सुधार शुरू किए। कागज पर देखें तो प्रोग्रेसिव, जमीन का पुनर्वितरण, कर्ज माफी, ये महिला शिक्षा। लेकिन यह सुधार जिस तरह लागू किए गए वो कैटास्ट्रॉफिक था। जमीन का पुनर्वितरण करते वक्त यह नहीं समझा गया कि अफगान ग्रामीण समाज में जमीन सिर्फ आर्थिक संपत्ति नहीं है, वो सामाजिक पहचान है, कबीलाई इज्जत है। जिस जमींदार से जमीन छीनी गई, वो अक्सर उसी गांव का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी था। उसे अपमानित करना पूरे कबीले को दुश्मन बनाना था। महिला शिक्षा के कार्यक्रम, जो खुद एक पॉजिटिव चीज थी, को इस तरह लागू किया गया कि सरकारी अधिकारी रात को गांवों में जाकर महिलाओं को लिटरेसी क्लास में बुलाते थे। ग्रामीण अफगान परिवारों के लिए यह अस्वीकार्य था, न इसलिए कि वो शिक्षा के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि यह उनकी सांस्कृतिक सीमाओं का उल्लंघन था, और जो विरोध करे उसके लिए जेल थी या मौत। खल्क सरकार का दमन इतना अंधाधुंध था कि खुद सोवियत सलाहकार घबरा गए। काबुल की पुलिछारखी जेल में हजारों लोग बंद थे। धार्मिक नेता, कबीलाई सरदार, नायब पुराने सरकारी अधिकारी और यहां तक कि PDPA के अपने परचम धड़े के लोग। रात को सामूहिक फांसियां होती थीं। कुछ अनुमानों के अनुसार पहले 1.5 साल में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए।
यह रेवोल्यूशन जनता के लिए थी, लेकिन जनता ही इसकी सबसे बड़ी शिकार बन रही थी। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह भड़क उठा। मुजाहिदीन के पहले गुट संगठित होने लगे, इस्लाम के नाम पर, कबीले के नाम पर और सीधे तौर पर अपनी जमीन और इज्जत बचाने के नाम पर। पाकिस्तान में पेशावर इन विद्रोही गुटों का बेस बनने लगा। फिर पीडीपीए के भीतर ही एक और खूनी मोड़ आया। तराकी के सबसे करीबी सहयोगी थे हफीजुल्लाह अमीन, एक महत्वाकांक्षी, क्रूर और एक्सट्रीमली कैपेबल ऑपरेटर। अमीन ने धीरे धीरे सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए। सितंबर सन 1979 में टराकी की हत्या हुई, तकिए से दबाकर। आधिकारिक बयान था कि वो बीमारी से मरे। अमीन राष्ट्रपति बने। अब मॉस्को में अलार्म बेल्स बज रही थीं। तराकी सोवियतों के भरोसेमंद थे। अमीन पर उन्हें शक था। कुछ सोवियत अफसरों को संदेह था कि अमीन CIA से जुड़े हैं, हालांकि यह कभी प्रूव नहीं हुआ। लेकिन असल समस्या यह थी कि अमीन की नीतियों से अफगानिस्तान में विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और एक ऐसा अफगानिस्तान जो सोवियत बॉर्डर के पास हो और जहां इस्लामिस्ट रेबल्स जीत रहे हों, यह मॉस्को के लिए नाइटमेयर था। सोवियत सेना जब अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो मॉस्को का अनुमान था कि यह कुछ महीनों का काम है। वो 10 साल रहे। दिसंबर सन 1979 में पहले सोवियत दस्ते काबुल हवाई अड्डे पर उतरे। बबरक कार्मल को मॉस्को से लाकर राष्ट्रपति बनाया गया। एक ऐसा नेता जिसकी लेजिटिमेसी शुरू से ही संदिग्ध थी, क्योंकि वो विदेशी टैंकों पर सवार होकर आया था। और सोवियत सेना, जिसकी संख्या अपने चरम पर 1,15,000 तक पहुंची, पूरे देश में फैलने लगी। लेकिन वॉशिंगटन में इस खबर को बहुत अलग नजरिए से देखा गया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ज़्बिग्niew ब्रेजिंस्की ने राष्ट्रपति जिमी कार्टर को एक मेमो लिखा, जिसका सार यह था: यह सोवियत संघ को उसका वियतनाम देने का मौका है। कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार किया, सोवियत संघ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और एक ऐसे प्रोग्राम को ग्रीन लाइट दी जो इतिहास का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन बनने वाला था, ऑपरेशन साइक्लोन। CIA, पाकिस्तान की ISI और सऊदी अरेबिया, 3 देश, एक मकसद: अफगान मुजाहिदीन को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देना। पाकिस्तान इस ऑपरेशन का जियोग्राफिक हब था। पेशावर और क्वेटा में मुजाहिदीन के बेसिस थे। ISI यह तय करती थी कि कौन से गुट को कितना मिलेगा, और यहीं वो फैसले हुए जिनके नतीजे आज तक भुगते जा रहे हैं। ISI ने सबसे ज्यादा संसाधन उन गुटों को दिए जो सबसे रैडिकल इस्लामिस्ट थे। गुलबुद्दीन हिकमतयार की हिज़्ब-ए-इस्लामी सबसे ज्यादा फंडेड ग्रुप्स में से एक थी। हिकमतयार एक ऐसा नेता था जो न सिर्फ सोवियतों का दुश्मन था, बल्कि मॉडरेट अफगान नेताओं का भी। अहमद शाह मसूद, जो पंजशीर घाटी में सोवियतों के खिलाफ सबसे इफेक्टिव लड़ाई लड़ रहे थे, को ISI से प्रोपोर्शनली कम मदद मिली, क्योंकि वो ताजिक थे, पश्तून नहीं, और पाकिस्तान की रीजनल कैलकुलेशंस में फिट नहीं होते थे। यह एक ऐसा चुनाव था जिसने अफगानिस्तान के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। सऊदी अरेबिया का पैसा एक और डिमेंशन लाया: वहाबी और सलाफी आइडियोलॉजी। सऊदी फंडेड मदरसास पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में खुले, जहां लाखों अफगान शरणार्थी थे। इन मदरसों में जो इस्लाम पढ़ाया गया वो अफगानिस्तान की सदियों पुरानी सूफी इन्फ्लुएंस्ड सिंक्रेटिक परंपरा से बहुत अलग था। एक पीढ़ी उस आइडियोलॉजी में पली जो बाद में तालिबान की रीढ़ बनी। लेकिन उस वक्त वॉशिंगटन में कोई यह नहीं सोच रहा था। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टर के प्रोग्राम को और बड़ा किया। सन 1985 तक CIA हर साल $50 करोड़ से ज्यादा अफगान मुजाहिदीन पर खर्च कर रही थी, और सऊदी अरेबिया उतनी ही राशि मैच कर रही थी। फिर आया वो हथियार जिसने जंग का रुख बदल दिया: स्टिंगर मिसाइल, एक पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। सन 1986 में पहली बार मुजाहिदीन को स्टिंगर्स मिले। इससे पहले सोवियत माई-24 हेलीकॉप्टर गनशिप्स अफगान गांवों के ऊपर फ्रीली उड़ती थीं। स्टिंगर ने उन्हें कमजोर बना दिया। पहले हफ्ते में ही कई सोवियत हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए।
हवाई सुप्रीमेसी खोने से सोवियत स्ट्रैटेजी की एक बड़ी धुरी टूट गई। जमीन पर क्या हो रहा था यह समझना भी जरूरी है। सोवियत सेना शहरों और हाईवेज को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पहाड़ों में, हिंदू कुश की उन्हीं घाटियों में जिन्होंने सिकंदर को रोका था, जिन्होंने अंग्रेजों को तबाह किया था, वो कभी नियंत्रण नहीं पा सके। मुजाहिदीन की गेरिला टैक्टिक्स, स्थानीय भूगोल की गहरी जानकारी और असीमित मनोबल, ये कॉम्बिनेशन किसी भी कन्वेंशनल आर्मी के लिए नाइटमेयर था। सोवियत सेना ने जवाब में एक ब्रूटल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी अपनाई। गांवों को जलाना ताकि मुजाहिदीन को सपोर्ट बेस न मिले, खेतों को तबाह करना, इरिगेशन सिस्टम्स को नष्ट करना। यह वही पैटर्न था जो चंगेज के समय हुआ था, लेकिन इस बार आधुनिक हथियारों से। परिणाम कैटेस्ट्रॉफिक था। अफगान आबादी, जो उस वक्त लगभग 1.5 करोड़ थी, का 1/3 हिस्सा विस्थापित हुआ। पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा शरणार्थी, ईरान में 20 लाख से ज्यादा। यह उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस था। 10 लाख से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए, कुछ अनुमान इससे भी ज्यादा बताते हैं। और सोवियत संघ, उसकी कीमत भी कम नहीं थी। 15,000 से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए। घायलों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा। आर्थिक बोझ, कॉफिन्स में लौटते बेटे और एक जंग जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, इन सब ने सोवियत सोसाइटी पर गहरा असर डाला। मिखाइल गोर्बाचोव जब सन 1985 में सोवियत लीडर बने तो उन्होंने इस जंग को ब्लीडिंग वुंड कहा। सोवियत सेना गई, लेकिन जाते जाते एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसे भरने के लिए कोई तैयार नहीं था। वॉशिंगटन का ध्यान अब अफगानिस्तान पर नहीं था। कोल्ड वॉर जीत ली थी, काम हो गया था। CIA का फंडिंग धीरे धीरे कम होने लगा। किसी ने यह नहीं सोचा, या सोचा और नजरअंदाज किया, कि जिन लड़ाकों को हथियार दिए गए थे, जिस आइडियोलॉजी को पाला गया था, उसका क्या होगा। बाबरक कारमल की जगह सन 1986 में मोहम्मद नजीबुल्लाह आए थे, पूर्व KGB अफिलिएटेड खुफिया प्रमुख। सोवियत वापसी के बाद नजीबुल्लाह की सरकार अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने की कोशिश की। सोवियत संघ ने कुछ समय तक आर्थिक और सैन्य सहायता जारी रखी, लेकिन सन 1991 में सोवियत यूनियन खुद टूट गया। जब मॉस्को से आखिरी रसद बंद हुई तो नजीबुल्लाह सरकार की गिनती के दिन शुरू हो गए। अप्रैल सन 1992 में काबुल पर मुजाहिदीन का कब्जा हुआ। नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के काबुल दफ्तर में शरण लेने पर मजबूर हुए, जहां वो 4 साल तक रहे, बंधक की तरह। उनका अंत बाद में आया, और वो अंत बहुत क्रूर था। लेकिन मुजाहिदीन की जीत एक नई शुरुआत नहीं थी, यह एक नई तबाही की शुरुआत थी। पेशावर में एक कोalition सरकार बनाने की कोशिश हुई, पेशावर अकॉर्ड्स। अलग अलग मुजाहिदीन गुटों के बीच सत्ता बांटने का फार्मूला। कागज पर यह एक समझौता था, जमीन पर यह एक धोखा था। जो गुट दशकों से साझा दुश्मन के खिलाफ लड़े थे, वो अब आपस में लड़ने लगे। गुलबुद्दीन हिकमतयार, जिसे पाकिस्तान और CIA ने सबसे ज्यादा फंड किया था, काबुल पर अपना एक छत्र राज्य चाहता था। अहमद शाह मसूद, जिन्होंने पंजशीर में सोवियतों को नाकों चने चबवाए थे, उत्तरी गठबंधन की तरफ से काबुल में थे। अब्दुल राशिद दोस्तम, एक उज़्बेक वॉरलॉर्ड जो पहले नजीबुल्लाह का सहयोगी था, अपनी मिलिशिया के साथ था। हजारा गुट हिज़्ब वहदात अलग लड़ रहा था। हर गुट के पास हथियार थे, हर गुट के पास एक आइडियोलॉजी थी। किसी के पास अफगानिस्तान के लिए कोई विजन नहीं था। काबुल, वो शहर जो जाहिर शाह के द्वार में सिनेमा घरों और विश्वविद्यालयों का शहर था, रॉकेट अटैक्स और आर्टिलरी बम्बार्डमेंट में तबाह होने लगा। हिकमतयार की सेना ने काबुल के रेजिडेंशियल इलाकों पर अंधाधुंध गोलाबारी की। मसूद के फोर्सेस और हिकमतयार के फोर्सेस के बीच काबुल की गलियां बैटल ग्राउंड बन गईं। दोस्तम ने कभी इसके साथ कभी उसके साथ अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से अलाइनमेंट बदली। अनुमान है कि इस गृह युद्ध में सन 1992 से सन 1996 के बीच 50,000 से ज्यादा काबुल के नागरिक मारे गए। एक ऐसा शहर जो सोवियत बम्बार्डमेंट से बचा था,
वो अपने ही मुक्तिदाताओं के हाथों तबाह हो गया। और इसी तबाही में, इसी अराजकता में दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार से एक नई ताकत उभर रही थी, तालिबान। यह नाम अरबी पश्तो का मिश्रण है। तालिब यानी छात्र, तालिबान यानी छात्रों का समूह। इसकी शुरुआत की कहानी कई वर्जन्स में मिलती है, लेकिन एक नैरेटिव बार बार आता है। कंधार के पास एक गांव में एक मुल्ला था, मुल्ला मोहम्मद उमर। अफगान सोवियत जंग में लड़े थे। एक आंख में चोट लगी थी। जंग के बाद एक छोटे मदरसे में पढ़ाने लगे। सन 1994 में कहानी के अनुसार एक स्थानीय वॉरलॉर्ड ने कुछ लड़कियों का अपहरण किया। मुल्ला उमर ने कुछ छात्रों को इकट्ठा किया, उस वॉरलॉर्ड को पकड़ा और उसे एक गाड़ी के बोनट से लटकाकर फांसी दी। यह किस्सा फैला। लोगों ने सोचा यह आदमी न्याय करता है। गृह युद्ध की अराजकता में न्याय सबसे दुर्लभ चीज थी। तालिबान की संख्या बढ़ने लगी। पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए हजारों नौजवान जो शरणार्थी कैंप्स में पले बढ़े थे, जिन्होंने कभी शांतिपूर्ण अफगानिस्तान नहीं देखा था, जिनकी पूरी एजुकेशन एक खास देओबंदी वहाबी आइडियोलॉजी में हुई थी, तालिबान में शामिल होने लगे। पाकिस्तान की ISI ने इस नई ताकत में अपना भविष्य देखा। ISI का कैलकुलस यह था, मुजाहिदीन के बिखरे हुए गुट पाकिस्तान के लिए एक रिलायबल प्रॉक्सी नहीं थे। हिकमतयार काबुल नहीं जीत पा रहा था। एक यूनिफाइड, डिसिप्लिन्ड पाकिस्तान फ्रेंडली फोर्स की जरूरत थी। तालिबान वो फोर्स लग रही थी। पाकिस्तान ने तालिबान को लॉजिस्टिक्स दिए, इंटेलिजेंस दी और कुछ हद तक डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट भी। सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया और तालिबान ने एक के बाद एक शहर जीतने शुरू किए। कंधार, हेरात, जलालाबाद। सितंबर सन 1996 में काबुल गिरा। तालिबान के लड़ाके UN कॉम्पाउंड में घुसे। नजीबुल्लाह को, जो वहां 4 साल से शरण लिए हुए थे, खींचकर बाहर निकाला, टॉर्चर किया और एक ट्रैफिक पोस्ट से उल्टा लटका कर मार दिया। उनकी लाश सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई। यह तालिबान का पहला संदेश था काबुल को। उसके बाद जो हुआ वो एक सिस्टमैटिक और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन था। महिलाओं पर पाबंदियां। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं थी, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह मिटा दिया। लड़कियों के स्कूल बंद हो गए। महिलाएं बिना मेल गार्डियन, महराम के घर से नहीं निकल सकती थीं। काम करना बंद। यहां तक कि वो महिला डॉक्टर्स जो अस्पतालों में काम करती थीं, उन्हें भी रोक दिया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि जिन अस्पतालों में फीमेल पेशेंट्स को मेल डॉक्टर्स नहीं देख सकते थे, वहां महिलाओं को इलाज मिलना बंद हो गया। संगीत बंद, टेलीविजन बंद, पतंगबाजी बंद। बच्चों की वो पतंगें जो काबुल के आसमान में सदियों से उड़ती थीं। मर्दों के लिए दाढ़ी अनिवार्य, एक खास लंबाई की। महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य, न सिर्फ बाहर बल्कि घर की खिड़कियां भी ढकने का हुक्म। मिनिस्ट्री ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, जिसे अमर बिल मरूफ व नहीं अनिल मुंकार कहते थे, कि पेट्रोल्स शहरों में घूमती थीं और पाबंदियां तोड़ने वालों को सार्वजनिक रूप से पीटती थीं। दुनिया ने देखा और कुछ नहीं किया, जब तक कि दुनिया खुद उस आग की चपेट में नहीं आई। 11 सितंबर सन 2001, 4 हवाई जहाज, 19 हाईजैकर्स और 3000 लोगों की मौत। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों टावर्स धूल में मिल गईं। पेंटागन पर हमला हुआ। एक चौथा जहाज पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिरा। यह हमला अल-कायदा ने किया था, वो संगठन जिसका नेता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान की शरण में था। यह कनेक्शन सीधा था, डॉक्यूमेंटेड था, और इसी कनेक्शन ने अफगानिस्तान को एक बार फिर दुनिया के केंद्र में ला दिया। जॉर्ज W. बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने मुल्ला उमर को अल्टीमेटम दिया, बिन लादेन को सौंपो, अल-कायदा के कैंप्स बंद करो। तालिबान ने मना किया। उन्होंने कहा, सबूत दो, हम इस्लामिक कोर्ट में केस सुनेंगे। अमेरिका ने यह शर्त नहीं मानी। 7 अक्टूबर सन 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ।
अमेरिकी और ब्रिटिश एयर स्ट्राइक्स ने तालिबान के ठिकानों पर बॉम्बिंग शुरू की। जमीन पर CIA के ऑफिसर्स और US स्पेशल फोर्सेस ने नॉर्दर्न अलायंस यानी मसूद के बाद उनके साथियों की सेना के साथ मिलकर काम किया। मसूद खुद 9 सितंबर को 9/11 से 2 दिन पहले अल-कायदा के सुइसाइड बॉम्बर्स द्वारा मारे जा चुके थे। यह इत्तेफाक नहीं था। बिन लाडेन ने जानबूझकर अमेरिकन इंटरवेंशन से पहले उस एक आदमी को हटाया जो सबसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे सकता था। तालिबान का पतन चौंकाने वाली तेजी से हुआ। 3 हफ्ते के भीतर नॉर्दर्न अलायंस काबुल में थी। मज़ार-ए-शरीफ गिरा, हेरात गिरा, जलालाबाद गिरा। दिसंबर में कंधार, तालिबान का गढ़, भी गिर गया। मुल्ला उमर मोटरसाइकिल पर निकले और गायब हो गए। बिन लाडेन टोरा बोरा की पहाड़ियों में थे। अमेरिकी फोर्सेस ने उन्हें घेरा, लेकिन वो निकल गए। यह एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत 1 दशक बाद चुकानी पड़ी। दिसंबर सन 2001 में बॉन, जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस हुई। अफगान पॉलिटिकल ग्रुप्स के प्रतिनिधि जमा हुए और हमिद कारजाई को इंटरिम लीडर चुना गया। कारजाई एक पश्तून, मॉडरेट, अंग्रेजी बोलने वाले नेता थे जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल थे और अफगानिस्तान में भी जिनकी कुछ लेजिटिमेसी थी। यह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का मौका था और यहां इसी मोड़ पर वो फैसले हुए जिन्होंने आने वाले 20 सालों को शेप किया। पहली बड़ी गलती, वॉरलॉर्ड्स को पावर में वापस लाना। नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स दोस्तम, फाहिम, इस्माइल खान, जिन्होंने तालिबान को हराने में मदद की थी, उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर अपने अपने इलाकों में सत्ता दी गई। यह शॉर्ट टर्म प्रैग्मेटिज्म था। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब था कि नई अफगान सरकार की लेजिटिमेसी शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज्ड थी, क्योंकि जनता जानती थी कि इन्हीं वॉरलॉर्ड्स ने गृह युद्ध में उन्हें तबाह किया था। दूसरी बड़ी गलती, इराक। मार्च सन 2003 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक पर हमला किया। अमेरिकी अटेंशन, रिसोर्सेज और मिलिट्री कैपेबिलिटी सब इराक की तरफ मुड़ गई। अफगानिस्तान फॉरगॉटन वॉर बन गया। जो रिकंस्ट्रक्शन होना था वो अधूरा रहा। जो स्टेट बिल्डिंग होनी थी वो सरफेस लेवल रही। तालिबान ने यह मौका पहचाना। पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज यानी FATA, तालिबान ने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की। क्वेटा में तालिबान लीडरशिप का एक शैडो स्ट्रक्चर बना जिसे क्वेटा शूरा कहा गया। ISI की रोल यहां फिर आती है। पाकिस्तान ऑफिशियली तालिबान का दुश्मन था, लेकिन तालिबान की क्वेटा में प्रेजेंस को नजरअंदाज करना एक कॉन्शियस पॉलिसी थी। यह पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन था। अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो जो इंडिया अलाइंड न हो, यह पाकिस्तान की कोर इंटरेस्ट थी और तालिबान उस इंटरेस्ट को सर्व करता था। सन 2005 से तालिबान की वापसी शुरू हुई। IEDs यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, सुइसाइड बॉम्बिंग्स, टारगेटेड असैसिनेशंस। जो लोग नई सरकार के साथ काम करते थे, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पोलियो वर्कर्स, वो निशाने पर थे। सन 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। सन 2004 में ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई, कारजाई जीते। सन 2005 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुई। यह सब रियल अचीवमेंट्स थे, लेकिन इन अचीवमेंट्स की एक शैडो साइड भी थी। करजाई सरकार में करप्शन एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम बन गई। USAID का पैसा, जो अरबों डॉलर्स में था, बड़े पैमाने पर गलत हाथों में गया। पॉपी कल्टीवेशन यानी अफीम की खेती, जो तालिबान ने अपने शासन में लगभग खत्म कर दी थी, अमेरिकी कब्जे के बाद फिर से शुरू हुई और बढ़ती गई। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बन गया। इस ओपियम इकोनॉमी से कौन पैसा बना रहा था, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला। और फिर वो घटना जिसने पूरी दुनिया में तालिबान के खिलाफ एक नई भावना जगाई। मार्च सन 2001 में अमेरिकी हमले से पहले तालिबान ने बामियान की वो 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं तोड़ दी थीं, जो 1500 साल से खड़ी थीं।
रॉकेट लॉन्चर्स और डायनामाइट से। मुल्ला उमर का फरमान था कि यह बट्स यानी मूर्तियां इस्लाम में फॉरबिडन हैं। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर का नाश नहीं था, यह उस पूरी सभ्यतागत विरासत पर हमला था जिसकी बात इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में हुई थी। वो बौद्ध, पारसी, गंधारान विरासत जो इस जमीन की पहचान थी। यूनेस्को ने विरोध किया और दुनिया ने निंदा की। तालिबान ने परवाह नहीं की। 20 साल, $2 ट्रिलियन से ज्यादा, 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, और अंत में वही जो शुरुआत में था। लेकिन यह कोलैप्स अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी, डॉक्यूमेंटेड और बार बार इग्नोर की गई विफलता थी। बराक ओबामा सन 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान की स्थिति तब तक काफी बिगड़ चुकी थी। तालिबान दक्षिण और पूर्व के बड़े हिस्सों में वापस आ चुके थे। सिविलियन कैजुअल्टीज बढ़ रही थीं और कारजाई सरकार का करप्शन एक ओपन सीक्रेट था। ओबामा ने एक सर्ज का फैसला किया। 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। साथ में एक टाइमलाइन भी दी। सन 2011 तक विथड्रॉवल शुरू होगा। यह टाइमलाइन एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन था। अगर आप दुश्मन को बता दें कि आप कब जाएंगे, तो दुश्मन का काम आसान हो जाता है। बस इंतजार करो। तालिबान ने यही किया। सर्च के दौरान कुछ इलाकों में टेम्पोररीली स्टेबलाइजेशन आई। हेलमंड, कांडाहार में ऑपरेशंस हुए। लेकिन जैसे ही अमेरिकी फोर्सेस किसी इलाके से हटीं, तालिबान वापस आ गए। यह पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस चल रही थी, अफगान नेशनल आर्मी और अफगान नेशनल पुलिस को बिल्ड करना। अमेरिका ने इस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए। कागज पर अफगान फोर्सेस की संख्या 3 लाख से ज्यादा थी, लेकिन इस संख्या में गोस्ट सोल्जर्स थे, ऐसे नाम जो पे रोल पर थे लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। उनकी तनख्वाह कमांडर्स खा जाते थे। जो सोल्जर्स एक्चुअली थे, उनमें डिजर्शन रेट बहुत ज्यादा थी। जो बचे वो अक्सर अनट्रेन्ड, अंडरपेड और डिमोटिवेटेड थे। अफगानिस्तान पेपर्स, वॉशिंगटन पोस्ट की एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज जो सन 2019 में पब्लिश हुई, ने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ क्लासिफाइड इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्स को सामने रखा। इनमें अमेरिकी ऑफिशियल्स, जनरल्स और डिप्लोमैट्स ने प्राइवेटली स्वीकार किया था कि वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं, कि मैट्रिक्स मिसलीडिंग थे, कि प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट्स वॉशिंगटन को जाती थीं वो ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाती थीं। एक सीनियर ऑफिशियल का कोट था, हम नहीं जानते थे हम क्या बना रहे हैं। कारजाई के बाद अशरफ गानी सन 2014 में राष्ट्रपति बने। एक वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेट, जेन्युइनली रिफॉर्म माइंडेड। लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी उन्हीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से जूझती रही। वॉरलॉर्ड्स का नेटवर्क, करप्शन की जड़ें और एक ऐसी सरकार जिसकी पहुंच काबुल से बाहर बहुत लिमिटेड थी। ग्रामीण अफगानिस्तान में तालिबान का एक पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम चल रहा था। यह बात समझना जरूरी है। तालिबान सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो गवर्न कर रहे थे। उनके शैडो गवर्नर्स थे, शैडो कोर्ट्स थे जो डिस्प्यूट सेटल करते थे। और यह कोर्ट्स, भले ही उनका न्याय कठोर और ब्रूटल था, करप्ट नहीं थे। अफगान किसान जो सरकारी अदालत में अपनी जमीन के विवाद के लिए सालों और हजारों डॉलर्स के बाद भी इंसाफ नहीं पाता था, वो तालिबान कोर्ट में जाता था, जहां 1 हफ्ते में फैसला होता था। यह तालिबान की आइडियोलॉजी की जीत नहीं थी, यह सरकारी व्यवस्था की विफलता की जीत थी। फरवरी सन 2020 में दोहा, योंग कटार में एक एग्रीमेंट हुई, अमेरिका और तालिबान के बीच। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डील की। अफगान सरकार, जिसकी जमीन पर यह जंग हो रही थी, को इस डील में शामिल नहीं किया गया। यह एक ऐसा डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन था जिसने घानी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को और कमजोर किया। डील के टर्म्स, अमेरिका अपने सैनिक हटाएगा, तालिबान गारंटी देंगे कि अफगान जमीन का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ नहीं होगा, और तालिबान अफगान सरकार से बातचीत करेंगे। इंट्रा अफगान टॉक्स दोहा में शुरू हुई, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंची। तालिबान जानते थे कि समय उनके साथ है,
जो बाइडेन ने प्रेसिडेंसी संभाली और विथड्रॉवल की टाइमलाइन को कंफर्म किया। अगस्त सन 2021 जो हुआ वो इतिहास के सबसे ड्रामेटिक पॉलिटिकल कोलैप्सेस में से एक था। अमेरिकी इंटेलिजेंस का एस्टिमेट था कि अफगान सरकार 6 महीने से 1 साल तक टिकेगी। कुछ एस्टिमेट्स ने 3 महीने कहा, रियलिटी में 11 दिन। जुलाई सन 2021 में तालिबान ने प्रोविंशियल कैपिटल्स लेना शुरू किया, एक के बाद एक। ज़रंज, शिबरगन, कुंदूज, माज़ार शरीफ। अफगान आर्मी यूनिट्स ने बिना लड़े सरेंडर किया। कहीं कहीं तो सोल्जर्स ने अपनी यूनिफॉर्म्स उतारकर सिविलियन कपड़े पहन लिए और घर चले गए। 15 अगस्त सन 2021 तालिबान काबुल में दाखिल हुए। अशराफ गानी देश छोड़कर भाग गए, बाद में यूएई में। कहा जाता है कि वो इतनी जल्दी में थे कि हेलीकॉप्टर्स में कैश से भरे बैग्स थे जो रनवे पर गिर गए। घानी ने इस स्टोरी को डिनाई किया, लेकिन उनकी सडन डिपार्चर ने जो बचा खुचा मोराल था उसे पूरी तरह तोड़ दिया। काबुल एयरपोर्ट का वो दृश्य दुनिया ने देखा। हजारों अफगान एयरपोर्ट की तरफ भागे, वो जो 20 साल में बनी नई अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जी रहे थे। कुछ C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के लैंडिंग गियर से लटक गए। जैसे जैसे प्लेन उड़ा वो गिरते गए। ये इमेजेस दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुई। 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अमेरिकी यानी वेस्टर्न नेशनल्स और कुछ अफगान, लेकिन लाखों वो रह गए जो जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सके। 26 अगस्त को एयरपोर्ट के बाहर ISIS-K का सुसाइड बॉम्बिंग। 13 अमेरिकी मरीन्स और 160 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए। 30 अगस्त सन 2021 आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से निकला। 20 साल पहले जनरल ग्रोमोफ ने फ्रेंडशिप ब्रिज पर पैदल चलकर सोवियत टेरिटरी में कदम रखा था। 20 साल बाद अमेरिका का आखिरी प्लेन काबुल एयरपोर्ट से उड़ा। 2 अलग अलग देश, 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज, 2 अलग अलग युग, लेकिन अंत एक जैसा। क्या यह इनएविटेबल था? शायद नहीं। अगर शुरुआत में वॉरलॉर्ड्स को पावर में नहीं लाया जाता, अगर इराक का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, अगर पाकिस्तान के डबल गेम को सीरियसली लिया जाता, अगर करप्शन को इनेबल नहीं किया जाता। लेकिन अगर इतिहास नहीं बदलते, जो बदलता है वो यह है, अफगानिस्तान की जमीन पर रहने वाले वो करोड़ों लोग जिनसे इस पूरी कहानी में कभी नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं।